मूवी की शुरुआत में हमें हिना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक मंदिर के सामने खड़ी होकर प्रे कर रही थी। पर जैसे ही वो श्रेन गेट को क्रॉस करती है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। इधर हमें मित्सु नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो शिप से टोक्यो शहर जा रहा था। जोरदार बारिश की वजह से समंदर में लगातार लहरें उठ रही थी। अचानक से बोट हिलने लगती है जिससे मित्सु का पैर फिसल जाता है। वो समंदर के अंदर गिरने ही वाला था लेकिन तभी एक आदमी आकर उसे बचा लेता है। अब सीन बदल जाता है और हमें मित्सु को दिखाया जाता है जो उस आदमी को ट्रीट दे रहा था क्योंकि उस आदमी ने उसकी जान बचाई थी। यहाँ पर हमें इस आदमी का नाम पता चलता है। इस आदमी का नाम मिस्टर शुगा है। कुछ घंटों के सफ़र के बाद उनकी शिप टोक्यो शहर पहुँच जाती है। मिस्टर शुगा जाने से पहले मित्सु को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम फ्यूचर में मेरे पास आ सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर मित्सु टोक्यो शहर घूमने लगता है। वो अभी के लिए अपने घर से भागकर टोक्यो शहर आया था क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो टोक्यो शहर में सरवाइव करने के लिए एक जॉब ढूंढ रहा था लेकिन वो 16 साल का था, मतलब माइनर था, और उसके पास तो स्टूडेंट आईडी भी नहीं थी। इस वजह से कोई उसे जॉब देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। परेशान होकर वो काफ़ी दिनों तक घूमता रहता है पर उसे कोई जॉब नहीं मिलती है। उल्टा अब उसके पास मौजूद उसकी सेविंग भी लगभग खत्म होने लगी थी। एक रात जब वो रोड पर का कचरा हटा रहा था तभी उसे उस कचरे में एक गन मिलती है। ये कचरा उससे ही फैला था इसलिए वो इसे साफ कर रहा था पर वो नहीं जानता था कि उसे इस कचरे में गन मिल जाएगी। परेशान होकर वो एक कैफ़े में जाकर बैठ जाता है। अभी के लिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे इसलिए वो सिर्फ वहाँ पर बैठा रहता है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई घर नहीं था इसलिए वो वहीं पर सो जाता है। तभी वहाँ पर हिना आती है जो उसे एक बर्गर देते हुए कहती है, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं नहीं जानती तुम कौन सी प्रॉब्लम में हो, पर हाँ, मैं प्रे करूँगी कि तुम उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ। और अभी के लिए तुम्हें बर्गर रख लो, इसे तुम मेरी तरफ से ट्रीट समझ सकते हो। हिना उस कैफ़े में काम करती थी इसलिए उसकी नज़र सुबह से मित्सु पर थी जो आज सुबह यहाँ पर आया था और इतनी रात होने के बावजूद यहाँ से गया नहीं था। इसलिए उसे लग रहा था कि मित्सु कोई बड़ी परेशानी में है। बर्गर खाने के बाद मित्सु सोच में पड़ जाता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है लेकिन स्टूडेंट आईडी के बिना उसे कोई भी जॉब देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए आखिर में वो मिस्टर शुगा के घर पर जाने का डिसाइड करता है। अगले दिन एड्रेस ढूंढते हुए जब वो मिस्टर शुगा के घर पर जाता है तो वहाँ पर अकीरा नाम की एक लड़की मौजूद थी। अकीरा को देखकर मित्सु को लगता है कि वो मिस्टर शुगा की गर्लफ्रेंड है। जब मिस्टर शुगा घर पर आते हैं तो मित्सु कहता है कि उसे काम की ज़रूरत है। मिस्टर शुगा उसे बताते हैं कि वो मैगजीन्स और नोवेल्स लिखते हैं इसलिए अभी के लिए वो मित्सु को काम पर रख सकते हैं लेकिन वो मित्सु को काफ़ी कम पे कर पाएंगे। और कोई चारा ना होने की वजह से मित्सु मान जाता है। मिस्टर शुगा उसे एक नए टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए कहते हैं जो था सनशाइन गर्ल। मित्सु और मिस्टर शुगा दोनों ही जानते थे कि सनशाइन गर्ल जैसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। बस उन्हें अपनी नोवेल की एक टॉपिक चाहिए था और वो टॉपिक उन्हें सनशाइन गर्ल के रूप में मिल गया था। सनशाइन गर्ल के बारे में इंटरनेट पर कुछ खास इन्फो मौजूद नहीं थी इसलिए वो और अकीरा अलग अलग लोगों से जाकर सनशाइन गर्ल के बारे में पूछने लगते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। एक रात परेशान होकर मित्सु जब फुटपाथ पर घूम रहा था तभी अचानक से उसकी नज़र हिना पर पड़ती है जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। हिना ने उसकी मदद की थी इसलिए वो भी अब हिना की मदद करना चाहता था। मित्सु जल्दी से जाकर उन लोगों को हिना से दूर करता है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। वो लोग मित्सु का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग मित्सु को ज़ोरदार तरीके से पीटने लगते हैं जिसके बाद वो लोग हिना के पास जाने लगते हैं। ये देख मित्सु जल्दी से अपने पास मौजूद गन निकालता है जो उसे उस कचरे से मिली थी। उसने अभी तक इस गन को अपने पास ही रखा था। मित्सु इस गन को उन दोनों पर पॉइंट कर देता है। ये देख वो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। इधर मित्सु हिना का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो दोनों एक खंडर पड़ी बिल्डिंग पर आ जाते हैं। हिना जल्दी से मित्सु को थैंक यू बोलती है
जिसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ पर मित्सु को पता चलता है कि हिना को उसकी जॉब से निकाल दिया गया है और अभी के लिए जॉब की तलाश में है। मित्सु को लगता है कि उसकी वजह से ही हिना को जॉब से निकाला गया है, क्योंकि हिना ने उसे बर्गर की ट्रीट दी थी। पर हिना उसे समझाती है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जिसके बाद हिना कहती है, इस बारिश में तुम टोक्यो शहर को घूम नहीं पाओगे, यहाँ के मौसम को एंजॉय नहीं कर पाओगे, चलो तुम मेरे पीछे आओ। उसकी बात सुनकर मित्सु उसके पीछे आने लगता है। हिना उसे उसी टेम्पल के पास लेकर आती है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अचानक से वहाँ खड़े होकर हिना प्रे करने लगती है। जैसे वो प्रे करने लगती है, आसपास का मौसम बदलने लगता है। कुछ देर पहले आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन अभी के लिए वो पूरे के पूरे गायब हो गए थे और आसमान में अभी के लिए बहुत दिनों बाद सन दिखाई पड़ रहा था। अचानक से इस बदलाव से मित्सु चौंक गया था। तभी उसे कुछ समझ आता है और वो हड़बड़ाते हुए कहता है, तुम एक सनशाइन गर्ल हो। इस पर हिना अपना सिर हिला देती है। जिसके बाद वो मित्सु को अपने घर पर इनवाइट करती है, क्योंकि मित्सु ने उसकी जान बचाई थी और वो मित्सु को इसके बदले में एक ट्रीट देना चाहती थी। अगले दिन जब मित्सु उसके घर पर जाता है तो वो मित्सु को ट्रीट देती है। यहाँ पर वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। दोनों ही अभी के लिए जॉब की तलाश में थे। दोनों सोच रहे थे आखिर उन्हें किस तरह से एक नई जॉब मिल सकती है। तभी मित्सु को एक आइडिया आता है। वो इंटरनेट पर एक एडवर्टाइजमेंट रन करता है कि अगर किसी को इतनी बारिश में खुला आसमान देखना है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। हमारे पास सनशाइन गर्ल है जो प्रे कर कर आसमान से सारे काले बादल गायब कर सकती है और आप जब चाहें तब आपको सूरज के दर्शन करा सकती है। उन लोगों को नहीं लगा था कि कोई उनकी बातों पर बिलीव करेगा, पर होता बिल्कुल उल्टा है। उन लोगों को एक के बाद एक क्लाइंट मिलने लगते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट करने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पर हिना का भाई नागे आ जाता है। तो हिना उसे मित्सु के बारे में बताती है कि मित्सु उसका नया बिजनेस पार्टनर है और उन लोगों ने एक नया बिजनेस शुरू किया है। अगले ही दिन से वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में लग जाते हैं। वो जगह जगह पर जाकर प्रे करते थे। हिना के प्रे करने से आसमान खुला हो जाता था और सभी को टोक्यो की खतरनाक बारिश में सूरज के दर्शन होते थे। इस वजह से अभी के लिए सभी लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करने लगे थे और उन लोगों की जॉब काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। उन लोगों को अभी के लिए उस जॉब से काफ़ी अच्छी इनकम हो रही थी। एक दिन उन्हें एक ओल्ड वुमेन से एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि आज ओल्ड वुमेन के हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी है और वो इस डेथ एनिवर्सरी पर खुला आसमान देखना चाहती है, क्योंकि उसके हस्बैंड को खुला आसमान बहुत ज़्यादा पसंद था। इसलिए उसने इन लोगों को कांटेक्ट किया था। हिना अपनी पावर्स का यूज़ करती है, जिस वजह से आसमान से काले बादल गायब हो जाते हैं और सभी को आसमान में सूरज दिखाई पड़ने लगता है। वहीं हमें मिस्टर शुगा और अकीरा को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए अपनी नोवेल सनशाइन के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। वो अभी के लिए एक ओल्ड मैन के पास आए थे, जो उन्हें सनशाइन गर्ल के बारे में बताता है कि सनशाइन गर्ल के पास एक स्पेशल पावर होती है, जिसका यूज़ कर कर वो जब चाहे तब काले बादलों से घिरे आसमान को साफ कर सकती है। पुराने ज़माने में ऐसी बहुत सारी सनशाइन गर्ल हुआ करती थी, लेकिन अब इस दुनिया में शायद ही कोई सनशाइन गर्ल बची हुई है। सनशाइन गर्ल को उसकी पावर आसमान से मिलती है, लेकिन इन पावर के बदले में उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसके बारे में फिर ओल्ड मैन उन लोगों को बताता है। वहीं हमें एक डिटेक्टिव और पुलिसमैन को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए मित्सु को ढूंढ रहे थे, क्योंकि मित्सु के पेरेंट्स ने उसके गायब होने की कंप्लेंट की थी और उन्हें ये भी खबर मिली थी कि मित्सु के पास एक गन है। इसलिए वो लोग अभी के लिए मित्सु को पकड़ना चाहते थे। इधर वक्त बीतता जाता है। अभी के लिए नागी, हिना और मित्सु ये लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उनकी जॉब काफ़ी अच्छी चल रही थी और इस वजह से इनकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी। एक दिन मित्सु को नागी से पता चलता है कि अगले दिन हिना का बर्थडे है, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे हिना के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए। वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है, अकीरा से पूछता है और उसे कोई अच्छा आइडिया नहीं मिलता है। उल्टा अकीरा तो कहती है कि अगर उसका बर्थडे है
तो तुम्हें उसे जाकर किस करना चाहिए। ये बात सुनकर मित्सु काफ़ी ज़्यादा शर्मा गया था, क्योंकि हिना उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर कहीं ना कहीं अभी के लिए वो हिना को पसंद करने लगा था। आखिर में वो नागी से पूछता है कि आखिर उसे हिना के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए। नागी सोचते हुए कहता है, अगर तुम मेरी बहन के लिए कोई गिफ्ट लेना ही चाहते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें उसके लिए एक रिंग लेनी चाहिए। पहले तो मित्सु को आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर आखिरी में कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो 3 घंटे लगाकर हिना के लिए एक रिंग चूज करता है। उनके पास अभी के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट था जो उन्हें कल कंप्लीट करना था। मित्सु ने डिसाइड किया था कि कल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद वो हिना को ये रिंग देकर प्रपोज करेगा। अगले दिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस आदमी से मिलने जाते हैं जिसने कॉन्ट्रैक्ट भेजा था, तो पता चलता है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिस्टर शुगा ने ही अप्लाई किया था। दरअसल मिस्टर शुगा की इमी नाम की एक बेटी थी जिसे अस्थमा था। मिस्टर शुगा को स्मोकिंग की काफ़ी ज़्यादा लत थी। इस वजह से उसकी ग्रैंड मदर कभी भी इमी को मिस्टर शुगा के पास रहने नहीं देती थी। खासकर कि टोक्यो शहर की बारिश की वजह से तो वो कभी भी इमी को घर से बाहर नहीं भेजती थी। इसलिए मिस्टर शुगा ने अभी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई किया था। मिस्टर शुगा, हिना और मित्सु बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मित्सु अकीरा को देखकर हल्के से पूछता है, मिस्टर शुगा, क्या आपकी गर्लफ्रेंड को पता है कि आप मैरिड हो और आपकी एक बेटी है। तो उसकी बात सुनकर मिस्टर शुगा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो और अकीरा मित्सु को बताते हैं कि असल में वो दोनों कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि असल में अकीरा मिस्टर शुगा की भतीजी है। ये बात सुनकर अभी के लिए मित्सु काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो गया था। मिस्टर शुगा और मित्सु जाकर इमी के साथ खेलने लगते हैं। अभी के लिए वहाँ पर अकीरा और हिना ही बचे हुए थे। तभी अकीरा कहती है, तो तुम मित्सु की गर्लफ्रेंड हो। इस पर हिना ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, हम बस दोस्त हैं। अकीरा सिर हिलाते हुए कहती है, जो भी हो, लेकिन तुम उसे पसंद ज़रूर करती हो, है ना। इस पर हिना अपना सिर हिला देती है। अकीरा आगे कहती है, अच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन तुम दोनों कभी साथ नहीं आ सकते हो। ये सुनकर हिना उससे पूछती है, आखिर क्यों। इस पर अकीरा उसे कहती है, तुम एक सनशाइन गर्ल हो, क्या तुम नहीं जानती हो कि एक सनशाइन गर्ल के साथ आखिर में क्या होता है। इस पर हिना ना में सिर हिला देती है। तो अकीरा उसे सनशाइन गर्ल की सारी स्टोरी बताती है, जिसे सुनकर अभी के लिए हिना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। काफ़ी देर तक वहाँ खेलने के बाद वो लोग घर लौटने का डिसाइड करते हैं। अभी के लिए नागी मिस्टर शुगा के साथ उनके घर पर चला जाता है, क्योंकि वो इमी के साथ और खेलना चाहता था। इधर मित्सु और हिना साथ में टोक्यो शहर में घूमने लगते हैं। हिना अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सैड लग रही थी। मित्सु उससे पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों लग रही हो। इस पर हिना उसे कहती है, क्या तुम जानते हो मुझे सनशाइन गर्ल की पावर कैसे मिली। इस पर ऑब्वियसली मित्सु नामे सिर हिला देता है। उसकी बात सुनकर हिना उसे बताती है, मैं और नागी अनाथ हैं। आज से कुछ सालों पहले हमारे मॉम की डेथ हो गई थी। उनकी डेथ से पहले जब मैं अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी, तब एक दिन मुझे अचानक से हमारी हॉस्पिटल के सामने वाली बिल्डिंग पर सनलाइट्स दिखाई पड़ी थी। उन सनलाइट्स का पीछा करते हुए जब मैं उस बिल्डिंग पर गई, तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं पूरी तरह से चौंक गई थी। वहाँ पर एक टेम्पल था, और जहाँ पूरे शहर में अभी के लिए बारिश हो रही थी, लेकिन उस जगह पर अभी के लिए धूप पड़ रही थी। टोक्यो शहर में बारिश न जाने पिछले कितने सालों से शुरू है। मेरी मॉम मरने से पहले एक बार सनशाइन देखना चाहती थी, इसलिए मैंने उस मंदिर पर प्रे किया कि गॉड प्लीज़ आप इस बारिश को बंद कर कर आसमान को खुला कर दीजिए। प्रे करते करते अनजाने में मैं श्रिन गेट के अंदर चली गई, और जैसे ही मैं उसके अंदर गई, मैं दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गई। वहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ से लौटी तब मेरे पास सनशाइन गर्ल की पावर आ गई थी। मैंने अपनी पावर से अपनी मॉम की आखिरी विश पूरी की, जिस वजह से उनके डेथ से पहले वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश थी। लेकिन उनकी डेथ के बाद हम लोग अनाथ हो गए, जिसके बाद हमारे लिए सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये कहकर हिना चुप हो जाती है। मित्सु को अभी के लिए उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो लोग अब हिना के घर पर लौट आते हैं। मित्सु जब बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज कर रहा था,
तभी अचानक से हिना के घर पर वो डिटेक्टिव और कुछ पुलिसमैन आते हैं, जो हिना से अभी के लिए मित्सू के बारे में ही पूछ रहे थे कि उन्होंने मित्सू को इस एरिया के आसपास काफ़ी बार देखा है, तो क्या हिना मित्सू को जानती है। अभी के लिए हिना जल्दी से नाम में सिर हिलाते हुए कहती है कि मैं मित्सू को नहीं जानती हूँ। तभी वो डिटेक्टिव कहता है, लड़की तुम अभी के लिए 18 प्लस नहीं हो, तुम अभी भी 17.5 साल की हो, है ना। और तुम्हारा एक छोटा भाई है, मतलब तुम दोनों ही माइनर हो। ऐसे में तुम दोनों के लिए अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम अभी के लिए तुम्हारे छोटे भाई को संभालने में सक्षम नहीं हो, इसलिए कल यहाँ पर चाइल्ड सेंटर से लोग आएंगे जो तुम्हारे भाई को यहाँ से चाइल्ड सेंटर ले जाएंगे। ये बात सुनकर हिना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। इसके बाद वो पुलिसमैन और डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं। जब बाथरूम से मित्सू बाहर आता है तो हिना उसे इस बारे में बताती है। तभी मित्सू के पास मिस्टर शुगा का मैसेज आता है कि वो अभी के लिए हिना के घर के नीचे मौजूद हैं। मित्सू नीचे आकर नागी को ऊपर ले जाए। मैसेज देखकर मित्सू नीचे नागी को लेने चला जाता है, लेकिन तभी मिस्टर शुगा उसे अपने पास रोक लेते हैं। नागी वहाँ से चला गया था, अभी के लिए वहाँ पर मिस्टर शुगा और मित्सू ही मौजूद थे। मिस्टर शुगा उसे बताते हैं, तुम्हें ढूंढते हुए एक डिटेक्टिव और कुछ पुलिसमैन हमारे घर पर आए थे। देखो तुम काफ़ी अच्छे लड़के हो और मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक छोटी बेटी है। ऐसे में अगर मैं तुम्हारे साथ टच में रहूँगा तो इससे मेरे लिए और उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के लिए शहर छोड़कर चले जाओ। ये कहकर वो मित्सू को कुछ पैसे देते हैं। अभी के लिए मित्सू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। मिस्टर शुगा तो वहाँ से जा चुके थे, लेकिन मित्सू परेशानी से जब हिना के घर पर लौटता है तब हिना भी पैकिंग कर रही थी। हिना पैकिंग करते हुए कहती है, मित्सू अभी के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर और रुकूंगी तो कल चाइल्ड सेंटर से लोग आकर नागी को ले जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए हम लोग अभी के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि तुम अपने पेरेंट्स के पास लौट जाओ। उसकी बात सुनकर मित्सू गुस्से में कहता है, नहीं मैं लौट कर नहीं जाऊँगा। अभी के लिए तुम और नागी ही मेरी फैमिली हो। मैं तुम दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। हम तीनों साथ में खुश रहेंगे। लौटकर अगर मैं जाऊँगा तो मैं खुश नहीं रहूँगा, बल्कि हरदम खुद को कोसता रहूँगा। उसकी बात सुनकर हिना और नागी दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी मित्सू से दूर नहीं होना चाहते थे। वो लोग अभी घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए वो एक जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं। पर दिक्कत की बात ये थी कि उन लोगों के पास ना ही स्टूडेंट आईडी थी और ना ही वो लोग 18 प्लस थे। ऐसे में कोई भी उन्हें होटल रूम देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा भटकते हैं। फाइनली उन्हें एक होटल डबल चार्ज कर एक रूम देने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग उस रूम में चले जाते हैं। वो रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। नागी और मित्सू जाकर दोनों पहले नहा लेते हैं, जिसके बाद हिना जाकर नहाने लगती है। जब तक हिना नहा रही थी तब तक नागी और मित्सू ने डिनर रेडी कर लिया था। वो लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग साथ में जाकर सो जाते हैं। नागी अभी के लिए सो गया था। तभी मित्सू हिना को अपने पास मौजूद रिंग देते हुए कहता है, हिना मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज से कुछ दिनों पहले ही तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तब मुझे मौका नहीं मिला, पर अब मेरे पास मौका है, इसलिए मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ। अभी के लिए हम सब मुसीबत में हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक हम तीनों साथ में हैं तब तक हम हर मुसीबत से डील कर सकते हैं। मैं अपनी दिल के गहराई से तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर हिना जल्दी से उसे हक कर लेती है और कहती है, हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर तभी उसे अकीरा की बात याद आती है और वो मित्सू से दूर होकर उसे बताते हुए कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हम दोनों कभी साथ नहीं आ सकते हैं। मित्सू पूछता है, आखिर क्यों? तो इस पर हिना अपने कपड़े उतारकर उसे अपनी बॉडी दिखाने लगती है। उसकी बॉडी देखकर मित्सू काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि हिना की लगभग 50% बॉडी ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। हिना उसे बताती है, जब भी मैं अपनी सनशाइन गर्ल की पावर का यूज़ करती हूँ तब मेरी थोड़ी थोड़ी लाइफ एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से मैं धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होती जा रही हूँ, मतलब इस दुनिया से गायब होती जा रही हूँ। और जिस दिन मैं इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाऊँगी
उस दिन इस टोक्यो शहर में होने वाली बारिश हमेशा के लिए रुक जाएगी। उसकी बात सुनकर मित्सु माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि सनशाइन गर्ल की जॉब करने का आइडिया उसका ही था, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। हिना उसे रोकती है और उससे पूछती है, मित्सु, क्या तुम खुला आसमान देखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि टोक्यो शहर में होने वाली ये बारिश हमेशा के लिए रुक जाए? इस पर मित्सु हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं ऐसा चाहता हूँ, मगर मगर मैं तुम्हें कभी खोना भी नहीं चाहता हूँ। दोनों की आंखों में अभी के लिए आंसू थे। दोनों आंसुओं के साथ ही सो जाते हैं। मित्सु को तभी एक सपना आता है कि हिना उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रही है। हिना ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है, जिस वजह से अभी के लिए टोक्यो शहर की बारिश रुक चुकी है। ये सपना उसे ही नहीं, बल्कि मिस्टर शुगा, नागी, अकीरा, इन सभी को आया था। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो जल्दी से चेक करता है, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि हिना उसके पास नहीं थी। तभी वो नागी को उठाकर उससे इस बारे में पूछता है, तो नागी उसे अपने सपने के बारे में बताता है। दोनों को अभी के लिए एक ही सपना आया था, इस वजह से दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वो दोनों वहाँ से हिना को ढूंढने जाने ही लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो डिटेक्टिव और पुलिसमैन आ जाते हैं, जो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। मित्सु उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो लोग मित्सु को नहीं छोड़ते हैं और नागी को वहाँ से चाइल्ड सेंटर भेज देते हैं और मित्सु को पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। रास्ते में मित्सु देखता है टोक्यो शहर में होने वाली बारिश जो कभी नहीं रुकती थी, वो अब रुक चुकी है। ये देखकर वो समझ जाता है, उसे कन्फर्म हो जाता है कि हिना ने खुद को सच में सेक्रीफाइस कर दिया है। वहीं वो लोग अभी के लिए मित्सु को पुलिस स्टेशन लेकर आ गए थे। मित्सु उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे हिना को ढूंढना है, इसलिए प्लीज़ वो लोग इसे यहाँ से जाने दें। हिना को ढूंढने के बाद वो यहाँ पर लौट आएगा, लेकिन पुलिसमैन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। ये देखकर मित्सु जल्दी से मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अभी के लिए पुलिसमैन और वो डिटेक्टिव उसके पीछे पड़े हुए थे। मित्सु भागने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पैदल कितना ही भाग पाता। तभी अचानक से वहाँ पर अकीरा आ जाती है, जिसके पास उसकी स्कूटी थी। वो जल्दी से मित्सु को बैठने का इशारा करती है। मित्सु जल्दी से स्कूटी पर बैठ जाता है। अकीरा तेजी से स्कूटी भगाने लगती है। वो रास्ते में मित्सु से पूछती है आखिर क्या हुआ है और उसे पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई है। इस पर मित्सु उसे सब कुछ बताता है और उसे अपने सपने के बारे में भी बताता है। ये बात सुनकर अकीरा कहती है कि मुझे भी सेम सपना आया था। मित्सु जल्दी से कहता है मुझे अभी के लिए हिना को बचाना है, इसलिए तुम जल्दी से उस खंडर पड़ी बिल्डिंग की तरफ गाड़ी मोड़ लो। उसकी बात सुनकर अकीरा वैसा ही करती है। वो तेजी से उस डायरेक्शन में गाड़ी भगाने लगती है, लेकिन वो पुलिसमैन और डिटेक्टिव अभी भी उन लोगों के पीछे पड़े हुए थे। अकीरा वहाँ से मित्सु के एक शॉर्टकट के पास लेकर आती है। मित्सु उस शॉर्टकट को देखकर उस शॉर्टकट से भागकर जाने लगता है। भागते हुए वो काफ़ी ज़्यादा हाँफ गया था। वो लगभग पिछले आधे घंटे से भाग रहा था, इसलिए उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर इसके बावजूद उसने अपने पैर नहीं रोके थे। भागते हुए उस खंडर पड़ी बिल्डिंग के पास आ जाता है और ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिसमैन आ जाते हैं, जो उसे पकड़ लेते हैं। मित्सु खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर शुगा आते हैं, जो जल्दी से पुलिसमैन को मित्सु से दूर कर देते हैं और मित्सु से कहते हैं लड़के जाओ, जल्दी जाकर हिना को बचाओ। उसकी बात सुनकर मित्सु जल्दी से भागकर छत पर जाने लगता है। कुछ ही पलों में उस टेम्पल के पास पहुंच जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उस टेम्पल के श्रीन गेट को क्रॉस करते हुए टेम्पल के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही वो श्रीन गेट को क्रॉस करता है तो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बादल मौजूद थे। मित्सु उस दुनिया में आगे बढ़ता रहता है। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद आखिर में उसे हिना मिल जाती है, जो बेहोश थी। वो जल्दी से हिना को उठाता है, इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो लोग अभी के लिए ज़मीन पर नहीं भाग रहे थे, बल्कि हवा में उड़ते जा रहे थे। ऐसे में वो लोग काफ़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहे थे। तभी हिना का हाथ छूट जाता है और हिना उससे दूर जाने लगती है। हिना दूर जाते हुए कहती है मित्सु, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अभी के लिए लौट जाओ। अगर मैं उस दुनिया में वापस लौट आऊँगी तो इससे टोक्यो शहर में दोबारा से ज़ोरदार बारिश होने लगेगी और फिर तुम और टोक्यो शहर के बाकी लोग कभी खुला आसमान नहीं देख पाएंगे। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम इस दुनिया से लौट जाओ। पर मित्सु,
गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हें कैसे डिसाइड कर सकती हो कि तुम इस दुनिया में रहोगी? तुम मेरे लिए मेरी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी हो। ऐसे में मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? हिना, मुझे बाकी दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस तुम चाहिए। हाँ, मुझे बारिश से नफ़रत है और मुझे खुला आसमान पसंद है, लेकिन मेरी वो पसंद तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। इसलिए अगर तुम उस दुनिया में नहीं लौटोगी तो मैं भी हमेशा के लिए इसी दुनिया में रह जाऊंगा। उसकी बात सुनकर हिना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वो जल्दी से मित्सू का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों इस दुनिया से वापस रियल दुनिया में लौटने लगते हैं। काफ़ी देर तक हवा में झूलने के बाद आखिरकार वो लोग रियल दुनिया में लौट आते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है वो लॉकेट जिसकी वजह से हिना के पास सनशाइन गर्ल की पावर आई थी वो टूट चुका है। मतलब हिना अब दोबारा से नॉर्मल हो गई है। अब सीन बदल जाता है और हमें 3 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए मित्सु काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। वो अभी के लिए टोक्यो शहर में नहीं था, बल्कि वो एक स्कूल में मौजूद था जहाँ पर वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है उस दिन जब वो हिना को लेकर रियल दुनिया में वापस लौटा तो पुलिस मैन ने उन लोगों को पकड़ लिया था, लेकिन वो एक माइनर था। इस वजह से कोर्ट ने उसे जेल नहीं भेजा था। कोर्ट ने उसे अभी के लिए स्कूल जाकर 3 सालों में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की पनिशमेंट दी थी और अभी के लिए वो इसी पनिशमेंट को कंप्लीट कर रहा था। इन पिछले 3 सालों में हिना कहाँ पर थी, उसके साथ क्या हुआ, इसका मित्सु को कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उस दिन पुलिसमैन हिना को अपने साथ ले गए थे और उस दिन के बाद से मित्सु की हिना से कोई बात नहीं हुई थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से हिना को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए पिछले 3 सालों में उसने हिना को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। पर अब उसकी पनिशमेंट कंप्लीट हो गई थी, उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, इसलिए वो टोक्यो शहर लौट आता है। टोक्यो शहर लौटने के बाद वो देखता है लगभग आधा टोक्यो शहर पानी में डूब चुका है। जिस दिन मित्सु हिना को इस दुनिया में वापस ले आया था उस दिन दोबारा से बारिश शुरू हो गई थी, जो अभी तक नहीं रुकी थी। उस बारिश ने टोक्यो शहर को लगभग आधा डुबा दिया था। मित्सु को पता नहीं था हिना अभी के लिए कहाँ पर है, इसलिए वो अपनी जान पहचान के लोगों से हिना के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हिना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अंत में वो मिस्टर शुगा के पास जाता है, लेकिन मिस्टर शुगा के पास भी हिना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परेशान होकर एक शाम जब वो रोड पर टहल रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो रोड के पास खड़े होकर प्रे कर रही थी। मित्सु पहली नज़र में उस लड़की को पहचान लेता है और चीख कर कहता है, हिना, आखिरकार तुम मुझे वापस मिल ही गई। उसकी बात सुनकर हिना जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है और उसे देखकर हिना जल्दी से भागकर उसके पास आकर उसे हक कर लेती है। पिछले 3 सालों में उन दोनों की एक दूसरे से कोई बात नहीं हुई थी। पिछले 3 सालों में वो दोनों काफ़ी बड़े हो गए थे, लेकिन अभी भी उनका प्यार खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि समय के साथ जो कम हो जाए, खत्म हो जाए, उसे अट्रैक्शन कहा जाता है, प्यार नहीं। और अब इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।